आज हम पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा था मौर्यन एम्पायर के बारे में। पोस्ट मौर्यन एम्पायर हमारा वो समय रहता है जब मौर्यन एम्पायर ख़त्म हो चुका था, यानी कि मौर्यन एम्पायर के बाद जो समय चला उस समय को हम पोस्ट मौर्यन एम्पायर के नाम से जानते हैं। आपको पता था कि जो लास्ट रूलर थे हमारे मौर्यन एम्पायर के, उनका नाम था बेदरथा, और जिनकी लड़ाई होती है पुष्यमित्रा के साथ में। अब पुष्यमित्रा लड़ाई में बेदरथा को मार देते हैं और यहीं से पुष्यमित्रा की डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है, जिसका नाम होता है शुंगा डायनेस्टी। अब यहीं से हमारा पोस्ट मौर्यन एम्पायर स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि मौर्यन एम्पायर के टूटने से हमारे इंडिया का जो फेज़ होता है वो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। जैसे आप जहाँ पर देख सकते हैं कि मौर्यन एम्पायर के टूटने से जहाँ पर हमारे इंडो ग्रीक्स आ जाते हैं, जहाँ पर लगभग साकाज आ जाते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं सुंगा डायनेस्टी है, और जहाँ का एरिया जो है जहाँ पर सातवाहना का राज होना शुरू हो जाता है। और जहाँ की बात करें तो ये जो एंडिंग साइड देख रहे हो आप समुद्र के साथ, जहाँ पर चोलाज आ जाते हैं, पांड्याज आ जाते हैं, इसके साथ ही जो कि मैप में नहीं दिखाया गया है चेराज के बारे में, चेराज आ जाते हैं। तो इन तीनों राजाओं का आपस में स्ट्रगल चलता रहता है राज्यों को लेकर। अपने अपने राज्यों को बढ़ाने के चक्कर में ये लोग आपस में ही लड़ते रहते हैं। बट इनका तमिल के लिटरेचर में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से हम इन साउथर्न राजाओं को संगम एज के नाम से जानते हैं। संगम एज। तो इस प्रकार से हमारा जो पोस्ट मौर्यन पीरियड है वो चलता है, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें आपको दिखाया गया। एक तो फॉरेन रूलर्स आते हैं जहाँ पर, दूसरे जहाँ के नेटिव रूलर्स होते हैं, और तीसरे जहाँ पर संगम एज होता है, जो कि 3 राजा होते हैं अलग अलग राज्यों के। अब ज़रा हम पीछे थोड़ा जाते हैं मौर्यन एम्पायर में और जानते हैं कि मौर्यन एम्पायर का इंडिया कैसा था। आप देख सकते हैं जहाँ पर मौर्यन एम्पायर्स में इंडिया जो था कुछ इस प्रकार से दिखता था, पूरा का पूरा एक अखंड भारत, यानी कि नॉर्थ से लेके साउथ तक आप देखते हैं मौर्यन एम्पायर है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर है। हमने पोस्ट मौर्यन एम्पायर में देखा कि भाई इंडो ग्रीक्स जहाँ पर अपना सिक्का जमा लेते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इंडो ग्रीक से पहले ही आए थे, इससे पहले भी ये ट्राई कर चुके थे। बट होता क्या है कि द ग्रेट अशोका इतना पावरफुल होता है कि जब ते यहाँ तक पहुँचे थे इंडो ग्रीक्स, तो मौर्यन एम्पायर के राजा अशोका ने इनको आगे पुश कर दिया था, तो ये भाग चुके थे। अब दोबारा आते हैं, जिसकी वजह से इनको बैक्टीरियंस भी कहते हैं। तो द इंडो ग्रीक्स इज़ आल्सो नोन एज बैक्टीरियंस। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब चलिए शुरू करते हैं अपनी थ्योरी क्लासेस। तो थ्योरी क्लासेस हमारी शुरू हो रही है। देखिए चलो चलते हैं, पेज नंबर 1 हमारा देखिए, पोस्ट मौर्यन एम्पायर। पोस्ट मौर्यन एम्पायर हमारा शुरू हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं 3 प्रकार के जहाँ पर राजा आए, एक नेटिव रूलर, दूसरे फॉरेन रूलर और तीसरे साउथर्न, जिसको संगम एज के नाम से भी जाना जाता है। नेटिव रूलर्स में बात करें तो हमारी शुंगा डायनेस्टी आती है, जिसको रिमूव किया जाता है कांबा डायनेस्टी के द्वारा, और कांबा डायनेस्टी को रिमूव किया जाता है सातवाहना, जिनको आंध्राज के नाम से भी जाना जाता था। फॉरेन रूलर्स की बात करें जो बाहर से आए राजा, उसमें इंडो ग्रीक्स, साकाज, पर्शियंस, जिनको पर्शियंस भी कहते हैं, ये पर्शियन लोग थे जो ईरान से आए थे। उसके बाद कुशानाज, जो इसमें इंपॉर्टेंट रूलर्स कनिष्का होते हैं, और इनके बाद संगम एज जो है इसमें चोलाज था, चेराज हैं और पांड्याज हैं। ये 3 प्रकार के राजा जो हमारे इंडिया में रूल करते हैं, और इसी समय को पोस्ट मौर्यन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, अपने नेटिव रूलर से शुरुआत करेंगे हम। ज़रा देखिए जहाँ पर हमारे नेटिव रूलर्स,
सबसे पहले जहाँ पर शुंगा डायनेस्टी आती है। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे होती है कि आपको पता था कि जो लास्ट रूलर थे हमारे मौर्यन एम्पायर के, उनका नाम था बृहद्रथा। अब बृहद्रथा के मिनिस्टर होते हैं पुष्कर मित्रा। अब पुष्कर मित्रा क्या करते हैं, अपने ही राजा बृहद्रथा को मारकर खुद राजा बन जाते हैं और यहीं से स्टार्ट हो जाती है इनकी अपनी डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी। और इसके फाउंडर बन जाते हैं, अगर पूछा जाए तो हु वाज द फाउंडर ऑफ शुंगा डायनेस्टी, तो योर आंसर विल बी पुष्यमित्रा शुंगा। ओके। और इनके द्वारा रिवाइव्ड किया जाता है ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म को, यानी कि हिंदू धर्म को द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है, क्योंकि मौर्यन एम्पायर में और पीछे आपने जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का प्रचार जब देखा था तो आपको पता चला था कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म काफ़ी फ्लोरिश हो चुके थे, और जिसकी वजह से हिंदुज़म जो था वो डेक्लाइन हो रहा था, दब रहा था। और पुष्यमित्रा के आने के बाद जो हमारा हिंदुज़म है वो दोबारा से पुनर्जीवित होता है, और इनके द्वारा हिंदुज़म को दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए 2 यज्ञ की परफॉर्म किए जाते हैं, जिसको अश्वमेध यज्ञ के नाम से हम जानते हैं। जहाँ पर पुष्यमित्रा के आगे सन आते हैं जो दूसरे राजा शुंगा डायनेस्टी के, अग्निमित्रा, द सन ऑफ पुष्यमित्रा। इनकी जो जीवनी लिखी जाती है कालिदास के द्वारा, जो कि एक पोइट हुए, और इनके द्वारा जो बुक लिखी गई उसका नाम है मालविका अग्निमित्रा, जिसके हीरो हमारे अग्निमित्रा हुए, शुंगा डायनेस्टी के 2nd रूलर। जो कालिदास ने जो इनके ऊपर जो जीवनी लिखी है वो गुप्ता पीरियड के टाइम पर लिखी गई। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना शुंगा डायनेस्टी के बारे में। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है जहाँ पर, वो रहने वाला है शुंगा डायनेस्टी का आर्किटेक्चर। पूछा जा सकता है कि शुंगा डायनेस्टी के कौन कौन से आर्किटेक्चर थे, तो आपके सामने है गेटवे रेलिंग ऑफ सांची स्तूप, जो कि बुद्धिज़्म को डेडिकेटेड है, ये सांची स्तूप बनाया गया था। उसके बाद बहरूत स्तूपा, जो कि तबाह हो चुका है पास्ट में, बट इसके सिर्फ ब्रोकन रिमेन्स जो इतिहासकारों को मिले हैं, ये भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड था। यहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं कि शुंगा डायनेस्टी जो एक हिंदू डायनेस्टी थी, बट प्रचार किसका हो रहा था, बुद्धिज़्म का और जैनिज़्म का, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि उस समय के रूलर्स कितने अच्छे रहे होंगे कि किसी भी धर्म या संप्रदाय पर वो कभी लड़ते नहीं थे आपस में। अब चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। हमारे पास रहती है कान्बा डायनेस्टी। तो कान्बा डायनेस्टी, इसके बाद 2nd डायनेस्टी हमारी आती है। इसमें इसके जो फाउंडर बनते हैं वो बनते हैं वसुदेवा। और आपने पीछे देखा कि जो हमारे शुंगा डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं वो बनते हैं हमारे देवाभूति। अब देवाभूति के ही मिनिस्टर होते हैं वसुदेवा। ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ देवाभूति। और कंबा डायनेस्टी जो थी वो सतवाहना के द्वारा रिमूव की गई, यानी कि इनके साथ युद्ध हुआ तो इनके द्वारा हारने के बाद कंबा डायनेस्टी यहाँ से रिमूव होती है और यहीं से स्टार्ट हो जाती है सतवाहनस डायनेस्टी। इनको आंध्रस के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इनका राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश में था, महाराष्ट्र में था, और कुछ दक्कन रीजन जो कि समुद्री एरिया था वो भी इन्होंने कवर कर रखा था। इसके फाउंडर बनते हैं सिमुका और इसके ग्रेटेस्ट रूलर होते हैं गौतमीपुत्रा सतकर्णी। इनके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप साउथ इंडियन मूवीज़ को भी देख सकते हैं, तो उसमें आपको गौतमीपुत्रा सतकर्णी के नाम पर बहुत सारी मूवीज़ देखने को मिल जाएंगी। आप उसमें जान सकते हैं कि ये कितने पावरफुल रूलर्स रहे होंगे। अब इसके बाद अमरावती जो स्कूल ऑफ आर्ट्स था इनके टाइम पर काफ़ी प्रमोट हुआ। किनके टाइम पर? गौतमीपुत्रा सतकर्णी के टाइम पर। अगर डायनेस्टी पूछी जाए तो सतवाहना डायनेस्टी या आंध्राज। अमरावती को इन्होंने अपनी कैपिटल भी बना रखा था कि सतवाहना डायनेस्टी के राजाओं ने। सतवाहना के टाइम पर ही पहली बार ग्रांड लैंड जो ब्राह्मणस को दिया गया। सतवाहनास को ओवरथ्रो यानी कि इनको हराया गया इक्ष्वाकुस राजा के द्वारा। अभी हम जान लेते हैं 3 स्कूल्स के बारे में जिसको हमने जाना। पहले तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट्स जो कि सतवाहना डायनेस्टी के टाइम पर प्रमोट होता है। इसके अलावा 2 स्कूल हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जहाँ पर मदुराई स्कूल। मदुराई स्कूल ऑफ आर्ट्स जो था ये कुशानक एम्पायर के टाइम पर फ्लोरिश होता है और
उसमें भी स्पेशल राजा जो हमारे कनिष्का होते हैं उनके टाइम पर इसको प्रमोट किया जाता है। ये प्योरली इंडियन स्कूल था और रेड सैंड स्टोन के द्वारा इसको बनाया गया था, लाल पत्थर के द्वारा। और ख़ास तौर पर इसमें बुद्धिज़्म की जो इमेजेस थी वो रेड स्टोन से बनाई गई थी। दूसरे स्कूल की बात करें तो हमारे पास जहाँ पर गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स है जो कि कनिष्का के टाइम पर ही फ्लोरिश हुआ था। तीसरा स्कूल हमारा अमरावती है जिसके बारे में आपको बताया गया था कि जो सातवाहना डायनेस्टी के टाइम पर ही प्रमोट हुआ था। ये ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ आर्ट्स है और जहाँ पर गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट्स को ग्रीको रोमन स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों स्कूल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, सो इनको रट लो। नेक्स्ट ये तो थे हमारे नेटिव रूलर्स जिनके बारे में हमने जाना, जो कि जहाँ के खुद देसी राजा थे। अब हम जानेंगे फॉरेन रूलर्स, ऐसे राजा जो कि बाहर से आए थे। बाहर से जो राजा आए थे उनको हम फॉरेन रूलर्स के नाम से जानते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो आते हैं वो आते हैं इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स के बहुत सारे राजा हुए, बट हम वही जानेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है मेनिंडर और मलिंडा। एक ही बंदे का नाम है मेनिंडर और मेलिंडा के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर रहते हैं इंडो ग्रीक्स के। इनके द्वारा बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया जाता है और इनके जो गुरु होते हैं बुद्धिज़्म को अडॉप्ट करने के समय वो होते हैं नागासेना। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए जो याद रखने हैं। इंडो ग्रीक्स के द्वारा ही फर्स्ट टाइम इंडिया में गोल्ड कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि करेंसी लाई गई थी गोल्ड कॉइन्स की। इंडो ग्रीक्स की ही ऐसे वो राजा थे जो कि फर्स्ट टाइम खैबर पास से इंडिया आए थे। मैंने बताया था कि हमारा जो भारत देश है ये तो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था और जहाँ पर तो हमारे समुंदर थे, जहाँ पर से आना तो मुश्किल था, बट जहाँ से भी आना मुश्किल था क्योंकि जहाँ पर पहाड़ थे, बट जहाँ पर एक दर्रा थी जहाँ से जो बाहर के इन्वेडर्स थे इंडिया में ज़्यादातर अटैक इसी रास्ते से उन्होंने किए हैं, क्योंकि यही एक रास्ता था जो इंडिया में घुसने के लिए इजी रहता था और जिससे सेनाएं भी कम थकती थी। और इसी रास्ते को खैबर पास कहते थे, जहाँ तक क्लियर होता है। और यही वो खैबर पास आपको नोट्स में बताया गया है। खैबर पास के रास्ते से ये इंडिया में घुसते हैं और ये एक माउंटेन पास है जो कि अभी करंट की बात करें तो जो पाकिस्तान में है। इंडो ग्रीक्स की बात करें तो इंडो ग्रीक्स इज़ नोन एज सकाला। इंडो ग्रीक्स को स्काला भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी कैपिटल जो था वो सकाला को बनाया था और इनको सकाला भी बोलते हैं। और करंट की बात करें तो आज का सियालकोट जो कि पंजाब में है। इनके बाद एंट्री होती है जहाँ पर साकास की। अब साकास के द्वारा जो वेस्टर्न पार्ट होता है इंडिया का वो कवर किया जाता है और साउथर्न रास्ते से ये इंडिया में घुसते हैं। अभी आपने इंडिया में देखा कि हमारा जो इंडिया है, अगर इंडिया इसको मान लिया जाए तो ये तो आ गया खैबर पास। अब इस रास्ते से हमारे जो साकास नहीं आए, साकास आते हैं इस रास्ते से, यानी कि वेस्टर्न साइड से घुसते हैं इंडिया में। और लगभग जहाँ तक जो एरिया था ये कवर कर चुके थे, जहाँ पर सतवाहनास थे, जहाँ पर शुंगास का डायनेस्टी चल रही थी और जहाँ से लगभग कुशानास आ चुके थे, जहाँ पर जो कश्मीर का एरिया था लगभग जहाँ पर कुशानास की डायनेस्टी थी और जहाँ पर हमारा संगमेश था जो कि 3 राजाओं का राज्य था अलग अलग। अब जहाँ पर साकास की एंट्री होती है तो साकास को साइथेनियस के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर रहे वो रहे रुद्रदमना, जिनकी लड़ाई होती है सतवाहनास के साथ। साकास में आपके लिए बस यही एक रूलर्स इंपॉर्टेंट हैं। आगे इनके बाद आता है पर्शियंस और पहलवास। पर्शियन और पहलवास साकास को हराकर इंडिया में घुसते हैं और इनको पर्शियंस भी कहते हैं। इनका जो ओरिजिन है हम कह सकते हैं ये ईरानी लोग थे इतिहासकारों के अकॉर्डिंग, और ये खैबर पास के रास्ते से ही इंडिया में घुसते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स हुए पर्शियंस के वो हुए गोंडोफ्रेनिस। इसके बाद एंट्री होती है जहाँ पर कुशानास की। अब कुशानास की बात करें तो ये नॉर्थ सेंट्रल एशिया से इंडिया में घुसते हैं, यानी कि चाइना के ऊपर वाले एरिया से, जो कि आपको मैप में दिखाया गया है।
कनिष्का इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे, जिनको सेकंड अशोका के नाम से भी जाना जाता था। सेकंड अशोका इनको इसलिए बोला जाता था क्योंकि इनके द्वारा बुद्धिज़्म धर्म को अडॉप्ट किया गया था और उसके बाद उसको एक्सपेंड किया गया। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी इनके टाइम पर हुई थी और लगभग 78 एडी में इनके द्वारा साका एरा लाया गया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए साका एरा। साका एरा क्या चीज़ है? साका एरा जहाँ पर हमारा एक कैलेंडर रहता है जो कि आप अपने घरों में देखते हैं, बाज़ार से लेके आते हैं अपने घरों में जो कैलेंडर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। वो कैलेंडर फर्स्ट टाइम महाराज कनिष्का के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। सो आपका जहाँ पर जो फैक्चुअल क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपको कनिष्का के बारे में जो जानना है वो ये जानना है कि इनके द्वारा सिल्क राउट को भी कंट्रोल किया जाता था, कि यानी कि जिस रास्ते से सिल्क का व्यापार होता था उन लोगों से व्यापार के बदले ये टैक्स वसूलते थे कि भाई जो टैक्स देगा वो ही अपना व्यापार कर सकता था। तो जहाँ से इनके राज्य का कुछ रेवेन्यू क्रिएट हो जाता था। अब नेक्स्ट इनके द्वारा कुछ ऐसे महान लोग थे जिनको ये फॉलो करते थे, जिसमें सबसे पहले आते हैं अश्वघोषा, नागार्जुना, उसके बाद वसुमित्रा, चरक, सुश्रुता। ओके, तो अश्वघोषा के द्वारा बुद्ध चरिता लिखा गया, जो कि एक बुक है बुद्धा के ऊपर। नागार्जुन एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे जो कि कनिष्का के द्वारा फॉलो किए जाते थे। आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भाई बताइए कि कनिष्का के द्वारा कितने पर्सन फॉलो किए जाते थे, तो ये आपके नाम हैं। अगर इनके अलावा आपको एग्ज़ाम में कोई नाम आता है तो वो रॉन्ग आंसर होगा। ओके, उसके बाद वसुमित्रा की बात करें तो ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो कनिष्का के टाइम पर हुई थी कश्मीर में, कुंडलबन केव में, नियर शालीमार गार्डन, तो वहाँ उसके चेयरमैन थे, जो कि आपको बुद्धिस्ट काउंसिल्स में पढ़ाया गया है। उसके बाद बात करें हम चरक के बारे में, तो चरक एक ऋषि हुए जिनके द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम था चरक संहिता। जो एक हेल्थ से रिलेटेड बुक है जो कि आयुर्वेद के ऊपर लिखी गई। उसके बाद सुश्रुता एशियंट हिस्ट्री के हमारे सबसे बड़े सर्जन माने जाते हैं। पूछा जा सकता है कि हु वाज द बिगेस्ट सर्जन ऑफ एशियंट हिस्ट्री, तो आपका आंसर होगा सुश्रुता। माना जाता है कि इनको हज़ारों किस्म की सर्जरी करना आती थी। आज का डॉक्टर एक भी सर्जरी सही ढंग से नहीं कर पाता है, तो ये बंदा एशियंट टाइम पर हज़ारों किस्म की सर्जरी अकेला करता था। नेक्स्ट अभी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह जाता है वो रह जाता है हमारे लिए संगम एज। हमने फॉरेन रूलर्स के बारे में जाना, हमने जहाँ पर नेटिव रूलर्स के बारे में जाना कि यानी कि जो हमारे भारत के राजा थे, बाहर से जो राजा आए उनके बारे में जाना, और इसी के साथ ही जो साउथ में जो 3 प्रकार के राजा हुए थे उनके बारे में हम जानेंगे। इन्हीं को संगम एज के नाम से जाना जाता है। अब ज़रा देखिए संगम एज के बारे में, ये 200 BC में होती है। अच्छा, पीछे मैंने आपको टाइम नोट क्यों नहीं करवाया, क्योंकि पीछे का जो टाइम था हिस्ट्री का हमारा टाइम है वो रिकॉग्नाइज्ड टाइम नहीं है, वर्ल्ड अप्रूव्ड टाइम नहीं है, तो उसमें अलग अलग इतिहासकारों का अपना अपना मत है, जिसकी वजह से हम उस टाइम को नोट नहीं कर पाते हैं। तो आपको उस टाइम को नोट नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से आपको एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन ना पूछे जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। बट आपको संगम एज का टाइम याद रखना है, क्योंकि इसके जो टेक्स्ट हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और उसमें जो टाइम पीरियड दिया गया है वो वर्ल्ड वाइड भी अप्रूव्ड है। सो आप इसको याद रख सकते हैं कि हमारा संगम एज जो था वो 200 BC में स्टार्ट होता है। संगम एज के हमारे 3 राजा होते हैं, चोलाज, चेराज और पंड्याज। ये अलग अलग वंशज होते हैं राजाओं के, जो कि अपना अपना राज्य संभालते हैं। इन राजाओं के बीच में आपस में ही संघर्ष चलता रहता है एक दूसरे के राज्य को लेकर, यानी कि अपना अपना राज्य बढ़ाने के चक्कर में। बट इसके बावजूद तमिल के लिटरेचर में इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बारे में बारी बारी जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं जहाँ पर चोलास के बारे में, तो देखिए इनकी कैपिटल जो थी वो उरियार थी। इनका जो एम्बेलम था वो टाइगर था। इनके जो इम्पोर्टेंट रूलर हुए वो कारिकला हुए, जो कि आपको याद रखना है। इनका जो फेमस ट्रेड था वो कॉटन ट्रेड था।
और जो कि सी राउट से यानी कि समुद्र के रास्ते से ये व्यापार करते थे। इनके द्वारा फेमस पोर्ट बनाया गया था जिसको कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता है। कावेरी पट्टनम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। इम्पोर्टेंट पाउट जो कि संगम एज के टाइम पर चोलास डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया। और किस राजा के द्वारा बनाया गया? कारिकला के द्वारा। नेक्स्ट जो दूसरे राजा थे संगम एज के, वो थे दूसरी डायनेस्टी थी, वो थी हमारी चेराज। अब चेराज की कैपिटल थी बंजी। एम्बेलम था इनका बाऊ। और इम्पोर्टेंट रूलर जो हुए इसके वो हुए सेंगेतुवन, जिनको रेड चेरा भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो एम्पायर था संगम एज में वो था पांड्याज। इनके द्वारा जो कैपिटल बनाई गई वो बनाई गई मदुराई। और जो इसके इम्पोर्टेंट राजा हुए वो हुए नंदुजेतितन। इसका एम्बेलम था फिश। और फेमस जो जिसके लिए ये फेमस थे वो थे पर्ल्स के लिए। पर्ल्स का मतलब होता है मोती, यानी ये मोतियों का व्यापार करते थे। अब संगम लिटरेचर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके बाद हमारा पोस्ट मोरेन एम्पायर कंप्लीट होता है। अब देखिए संगम लिटरेचर जो है इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें, अदर एग्ज़ाम में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जहाँ पर संगम का मतलब रहता है मीट, मिलना। और आप देख सकते हैं संगम जो था ये एक असेंबली होती है तमिल पोइट्स के द्वारा, जो कि पांड्यास एम्पायर आपको पढ़ाया गया है, पांड्यास के दरबार में हुई। लगभग अगर हम बात करें तो जहाँ पर टोटल 3 असेंबलीज हुई हैं संगम एज में। जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा संगम एज है वो मदुराई में कंडक्ट हुआ। अब हम बात करते हैं बारी बारी असेंबलीज़ के बारे में। तो फर्स्ट असेंबली जो जहाँ पर होती है, माना जाता है कि इस असेंबली में भगवान खुद आए थे बुक्स को लिखने के लिए। बट हमारे पास इसके लिए कुछ पुख्ता सबूत नहीं है कि क्या भाई भगवान सच में उस टाइम आए थे। बट ऐसा इतिहासकारों के द्वारा माना जाता है कि उस टाइम भगवान आए थे, ऐसा दावा किया जाता है। उसके बाद इसके जो चेयरमैन होते हैं फर्स्ट असेंबली के, वो होते हैं ऋषि अगस्त्या। काफ़ी पुराणों में, वेदों में आपने इनके बारे में सुना होगा। इनको तमिल में अगित्योर के नाम से भी जाना जाता है। इनको आल्सो नोन एज फादर ऑफ तमिल लिटरेचर भी कहा जाता है। सेकेंड असेंबली जो होती है वो होती है मदुराई में ही हेल्ड होती है, क्योंकि तीनों असेंबली हमारी मदुराई में ही होती हैं। और जो इसके चेयरमैन होते हैं फिर से ऋषि अगस्त्या होते हैं। और यही एक सर्वाइविंग टेक्स्ट है जिसके बेस पर हमको संगम एज के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। अब ये जो टेक्स्ट लिखा गया था ये तमिल ग्रामर के ऊपर लिखा गया था, जिसका नाम था तुल्कापियम। और इसको लिखा गया तुल्कापियार के द्वारा। ये ऐसे पोइट हैं जिनके द्वारा ये सेकंड असेंबली में जो लिटरेचर लिखा गया, जो कि तमिल ग्रामर के ऊपर था। इसके भी चेयरमैन ऋषि अगस्त्य होते हैं, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लास्ट और थर्ड असेंबली की बात करें जो संगम लिटरेचर में होती है। इसके बीच में बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए। अब हमको सब सारे तो याद नहीं रखने, क्योंकि सारे याद रखना पड़ना पॉसिबल नहीं हो सकता हमारे लिए। तो हमको जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वही याद रखेंगे। जो इम्पोर्टेंट बुक है उसका नाम है तिरुकुनाल, जो कि तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई। इस बुक को बाइबल ऑफ द साउथ भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। और इसके जो चेयरमैन थे उस समय वो थे नकीरर। और इसको भी हेल्ड किया गया नॉर्थ मदुराई में। तो आपने देखा कि जो संगम एज के जितने भी लिटरेचर थे उनकी जो असेंबलीज हेल्ड की गई वो सारी की सारी मदुराई में हेल्ड की गई। और मदुराई जो थी वो पंड्या राजाज की कैपिटल थी। आई होप आपको क्लास में लेक्चर काफ़ी समझ आया होगा। अगली क्लासेस में हम आगे कुछ राजाओं के बारे में, कुछ डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और अपनी एशियंट हिस्ट्री को ख़त्म करके मेडिवल हिस्ट्री की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे।